बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं। ऐसी ही लाचारी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक बच्चा बाढ़ की वजह से चंबल नदी के तेज बहाव में फंस गया। इस दौरान नदी में उसके चारों ओर मगरमच्छ थे। इसके बाद क्या हुआ, जिंदगी और मौत के बीच क्या जिंदगी जीती, आप खुद देखिए। उफनती लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जंग। जिंदगी बचाने के लिए पुकार। उफनती लहरों के बीच आया मगरमच्छ। तस्वीरें चंबल नदी की है। लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी उफान पर है और चंबल नदी के इस उफान से जिंदगी परेशान है। चंबल नदी की कहर मचाती इन्हीं लहरों के बीच एक बच्चा फंस गया। वो बाढ़ के बीच जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करता दिखा, लेकिन उसकी मुश्किल सिर्फ उफनती हुई लहरें ही नहीं थी, बल्कि उसे ऊपर से उठती लहरों के साथ आसपास मंडरा रहे मगरमच्छों से भी निपटना था। चंबल नदी मगरमच्छों से भरी हुई है, इसलिए मुश्किलें ज्यादा है। हालांकि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद बच्चे ने हार नहीं मानी। वो एक तरफ तो जिंदगी बचाने की गुहार लगाता दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ उठती लहरों के बीच खुद को बचाने के लिए मशक्कत करता भी दिखा। और फिर उसकी ये कोशिश रंग लाई। इस फाइटर बच्चे की पुकार को इलाके में रेस्क्यू कर रही टीम ने सुना और फिर मदद के लिए पहुंची। इससे पहले कि बच्चे के आसपास मंडरा रहे मगरमच्छ उसे नुकसान पहुंचाते, रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे ने संघर्ष और साहस की मिसाल पेश करते हुए जिंदगी की जंग जीत ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विवादित टिप्पणी मामले में हैदराबाद पुलिस ने टी राजा को जेल भेजा। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत लिया एक्शन। हिरासत से पहले टी राजा ने जारी किया वीडियो। तेलंगाना पुलिस को बताया ओवैसी की कठपुतली। खतरे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने की विधायकी रद्द करने की सिफारिश। राज्यपाल को सौंपी फैसले की कॉपी। पीएम की सुरक्षा चूक पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। पूछा षड्यंत्र के रचयिता कौन। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चौधरी भूपेंद्र सिंह को मिली यूपी बीजेपी की कमान। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एलजी मनोज सिंह समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में हुए शामिल। बीएसएफ ने सांबा में ड्रग स्मगलिंग की कोशिश को किया नाकाम। सीमा के पास 8 पैकेट हेरोइन को किया जब्त। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। कहा बापू की समाधि पर जा रहे हैं शराब घोटाला करने वाले। आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। आप विधायकों की बैठक के बाद राजघाट जाकर केजरीवाल ने किया सत्याग्रह। बोले बीजेपी कर रही है पार्टी तोड़ने की कोशिश। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच घमासान कोई नई बात नहीं है। कभी इजराइल रॉकेट बरसाता है तो कभी फिलिस्तीनी लड़ाके पलटवार करते दिखते हैं। दक्षिणी गाजा में इस्लामिक जिहाद फाइटर्स ने परेड निकाली। अपने शक्ति प्रदर्शन में वो रॉकेट के मॉडल के साथ नजर आए। इजराइल को चुनौती देती ये तस्वीरें दक्षिणी गाजा की हैं। और इस परेड में अपने इन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पिछले करीब 1 साल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ चुका है और ज्यादा हिंसक भी हो गया है। फिलिस्तीनी लड़ाके
इजराइल पर करीब 1100 रॉकेट दाग चुके हैं। इनमें से बहुत से रॉकेट इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम की वजह से नाकाम हो गए। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन की प्राइवेट पार्टी वीडियो से जुड़ा विवाद थम नहीं रहा है। मरीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनके राजनीतिक विरोध लगातार जो उनके विरोधी हैं उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सना मरीन अपने बचाव में भाषण देते देते भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वो कहती दिखी कि वो भी एक इंसान है। एक प्रधानमंत्री की पार्टी का वीडियो, पार्टी में पीएम का डांस, आया तूफान। सना मरीन के विरोधियों के लिए मौका मौका। और अब छलके सना मरीन के आंसू। फिनलैंड की युवा प्रधानमंत्री सना मरीन के ये आंसू खुद का बचाव करते करते आखिरकार बह निकले। लगता है कि वो खुद का बचाव करते करते थक गई हैं। सना मरीन की प्राइवेट पार्टी का एक वीडियो वायरल क्या हुआ, तूफान ही मच गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक सना मरीन से सवाल पूछे जाने लगे। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि मरीन परिपक्व नहीं है और देश को कंट्रोल करने की क्षमता भी उनमें नहीं है। उन पर ड्रग्स लेकर डांस करने के आरोप भी लगे। सना मरीन अपने ऊपर लगे आरोपों से बार बार इनकार करती रही हैं। ड्रग टेस्ट में भी साफ साबित हुई। उन्होंने माफी भी मांगी और जब वो मीडिया से रूबरू हुई तो खुद का बचाव करते करते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कहती दिखी कि आखिर वो भी एक इंसान है। Kiovassa, muualla, ja heillä on paljon vaikeampaa. Näinä päivinä minä olen ajatellut presidentti Zelenskiä, pääministeri Mihailia. Minä olen ajatellut Ukrainan kansaa ja ihmisiä, jotka oikeasti kärsivät, joilla on oikeasti vaikeaa. फिनलैंड में विपक्षी पार्टियां भले ही सना मरीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर से महिलाएं उनका समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर अपने डांसिंग वीडियो पोस्ट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 अगस्त यानी एक दिन पहले यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस दिन भी रूस के हमले नहीं थमे। लगातार हमलों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि यूक्रेन की आजादी कभी खत्म नहीं होगी। यूक्रेन में रूस की स्ट्राइक की नई तस्वीरें हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन को तबाही का ये तोहफा उसके स्वतंत्रता दिवस पर मिला। निशाने पर एक रेलवे स्टेशन था। अब यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। रूस की तरफ से चैपलिन शहर के एक रेलवे स्टेशन पर ऐसे रॉकेट बरसे कि कम से कम 22 लोगों को जान गंवानी पड़ी। निशाने पर एक यात्री ट्रेन थी जो रॉकेट के हमले में आग के गोले में बदल गई। हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के आंसू अब थम ही नहीं रहे। 2011. Просто был в доме? Да. यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस की तरफ से अग्निवर्षा का अंदेशा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पहले से ही था और आखिरकार उनकी आशंका सही साबित हुई। हालांकि रूस के लगातार हमलों के बावजूद यूक्रेन ने कह दिया है कि वो अपनी आजादी से समझौता कभी नहीं करेगा। Скільки триватиме час на землі, Україна назавжди і щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі, від Радбезу ООН до всіх столиць без виключення. यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन लगातार जारी है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई सैन्य मदद का ऐलान किया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी अपील की है कि पश्चिमी देश आगे भी यूक्रेन का समर्थन जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट।
तेजी मिली। कुछ इसलिए भी वो सैलाब भेजता है कि बस्तियों में रहो और खंडर भी साथ रहो। जी हाँ, इंसान अपनी चाल चलता है और कुदरत अपनी, लेकिन जब कुदरत का मिजाज बिगड़ता है तो विनाश शुरू होता है। और इसकी वानगी है हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक आई बाढ़। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के कई राज्यों में अब तक सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है कि नदियां उफान पर हैं और शहर से लेकर गांव तक टापू में तब्दील हो गए हैं। यही नहीं, कंगाल पाकिस्तान भी सैलाब से अपनी खैर मना रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़, एमपी और ओडिशा में हाहाकार। पाकिस्तान में सैलाब का सितम, 225 लोगों ने गंवाई अपनी जान। विकास की दौड़ में अंधे हो जाने का खामियाजा है ये, कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा है ये। वरना जहां सामान्य बारिश हुआ करती थी, वहां मूसलाधार मुसीबत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। खेत खलिहान डूब गए, गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए, सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं और आशियानों की दरो दीवारें गोते लगा रही हैं। हालांकि आधे हिंदुस्तान में अब भी मानसून की बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बारिश के नाम से ही थर-थर कांप रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल और सिक्किम। सबसे बुरा हाल तो मध्य प्रदेश का है, जहां पिछले दिनों मूसलाधार बारिश हुई और अब अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर विदिशा की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे लोग कयामत वाली बारिश से पनाह मांग रहे हैं। क्या समस्या है खासतौर पे जब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं? सड़कें सैलाब में समा गई हैं और गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पानी ने अपना डेरा जमा रखा है और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। घर जल समाधि ले चुके हैं और लोग छतों पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मंदिर भी डूब गए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए शहर में नावें चल रही हैं। विदिशा के लोगों को अतिवर्षा की वजह से कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, कैसे बारिश के बाद आफतों के अंबार से लोग पनाह मांग रहे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पानी भरा हुआ है कहीं पे। सड़क मार्ग बंद होने की वजह से हमारी टीम ने भोपाल से विदिशा का सफर तय करने के लिए ट्रेन को चुना। हमारी टीम ने सांची से ट्रेन पकड़ी और विदिशा पहुंची, और जब हम विदिशा शहर में दाखिल हुए तो हमारा सामना हुआ उस सैलाब से जिसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। इस वक्त मैं विदिशा के रामलीला मैदान के पास हूँ और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप ये तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये इलाका पानी में डूबा हुआ है। दुकानें वो पानी में आधी डूब गई हैं और इसी तरह की स्थिति पिछले 3-4 दिनों से बनी है। मेरे साथ रेस्क्यू टीम है, जिन्हें जानकारी मिली है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है। उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त रेस्क्यू टीम जारी है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने कुल कितने लोगों को रेस्क्यू किया है इस इलाके से? इस इलाके से साहब कल जो है दिन में हमने लगभग 60-65 लोगों का रेस्क्यू किया। क्या कुछ समस्या है खास तौर पे जब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं? कितना पानी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। समस्या तो बहुत है। इधर एक कॉलोनी है, उसमें 10 से 15 फीट पानी होगा। अच्छा। हाँ, वो मकान कुछ डूब गए हैं, टीन शेड वाले, कुछ सिंगल मंजिल भरे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ घंटों से विदिशा में बारिश थमी हुई है,
लेकिन शहर में जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बेतवा नदी उफान मार रही है और विदिशा कराह रहा है। ये पूरा इलाका अब देखिए किस तरह से पानी में डूबा है। कुछ लोग देखिए, अब हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर एक थोड़ी सी ऊंचाई है। कुछ लोग आप देखिए यहाँ पर खड़े हैं, जिनका ये आपने कुछ लाया है क्या उनके लिए? कैमरा पकड़ के गिर जाएगा, बहुत करंट है पानी में। देखिए यहाँ पर हमें बैठने के लिए कहा गया क्योंकि पानी में बहुत करंट है। देखिए इनके लिए कुछ खाने के लिए कुछ लाया है। लोग इंतजार कर रहे थे ताकि पर इन्हें कुछ खाने के लिए दिया गया है। विदिशा में जहां देखो पानी ही पानी नजर आता है। घर बार डूबे हुए हैं, सड़कें सैलाब में लापता हो चुकी हैं। लोग मदद के इंतजार में घंटों टकटकी लगाए रहते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बाढ़ के इस प्रकोप से बचाएगा। कोई आएगा जो इन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराएगा। ये बताए कि अब कुछ भी अभी बचा नहीं है घर पे? सर कुछ नहीं, घर डूबा हमारा पूरा। अच्छा। घर पूरा डूबा पड़ा है। और खाने पीने की क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं है खाने को, बर्तन भी नहीं है। और तो सर बर्तन भी डूब गया हमारा तो पूरा। बर्तन भी डूब चुका है पूरा का, मतलब दूसरे घर में रह रहा है अभी हम। 2 दिन से उन्हें खाया खिलाया पिलाया, अब उनके पास ही नहीं बचा तो वो क्या खिलाएंगे हमको। ये जानना चाहूंगा कितने दिन से इस तरह की परेशानी हो रही है आप लोग? यही कोई अभी 4 दिन से हो रहा है। 4 दिन से जब से बारिश हुई है। मध्य प्रदेश से सटे बस्तर में भी नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ पानी के साथ बहते हुए गांव तक पहुंच जा रहे हैं। इंद्रावती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये मगरमच्छ भी गांव तक पहुंच गया था, जिसे बाद में गांव वालों ने काबू कर नदी में छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान के उदयपुर में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। धौलपुर में भी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में निचले इलाके जलमग्न हो गए, तो ओडिशा के कई गांव सैलाब की जद में आ गए। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की हैं। जी हां, यह भारी मानसूनी बारिश के कारण जल त्रासदी ने 225 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। क्वेटा की ही बात करें तो यहां भारी बारिश हुई, जिसके कारण हजारा टाउन, कादीरन, अमीनाबाद, नवान किल्ली, किल्ली कंबरानी और सरियाब इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। भारी बारिश और सैलाब की वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाले राजमार्ग बंद पड़े हैं। रेल संपर्क भी कट गया है। तो वहीं पाकिस्तान की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। बलूचिस्तान के सभी 26 जिले सैलाब से कराह रहे हैं, जबकि 40,000 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लोगों को मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान की सरकार बलोच लोगों की कितनी मदद कर पाएगी, इस पर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे भारत के पूर्वी राज्य झारखंड की, जहां बारिश के बावजूद सियासत गरमाई हुई है। दरअसल चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में वहां के राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। हालांकि अभी तक राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के राज्यपाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। वो कानून के जानकारों से इस मामले में राय भी ले रहे हैं, लेकिन कयासों का दौर लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हुई तो बहुत मुमकिन है कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी सौंप दें। दस फरवरी 2022 यही वो तारीख थी जब झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की एक डेलीगेशन ने गवर्नर से मुलाकात कर सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सीएम सोरेन ने पद पर रहते हुए अनगढ़ा में खनन पट्टा लिया। बीजेपी का आरोप है कि ये लोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
यानी लाभ के पद का मामला बनता है। लिहाजा गवर्नर ने बीजेपी की ये शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर सोरेन से इस मामले में जवाब मांगा था। लगभग 6 महीने तक चुनाव आयोग ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनी और सोरेन की किस्मत का फैसला राज्यपाल रमेश बैस को एक सील बंद लिफाफे में भेज दिया। लेकिन यह सील बंद लिफाफा हेमंत सोरेन के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि इस लिफाफे में बंद थी विधानसभा में उनकी सदस्यता। सब लोगों ने कहा था कि जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया, पावर का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया, इसलिए मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त किया। पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी हम लोग का पहले ही तय हो गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी सरकार रहेगी। लाभ के पद को लेकर हेमंत सोरेन फंसते नजर आए तो झारखंड की सियासत गर्मा गई। हेमंत सोरेन भी घबरा गए, लिहाजा सीएम आवास पर अपने मंत्रियों और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। आगे की रणनीति पर मंथन करने लगे। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 191(9) के 1 धारा के तहत मंत्री हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई सरकारी पट्टा व्यापार नहीं कर सकते हैं सरकार के साथ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून के तहत विधि सम्मत कार्रवाई होते हुए इनकी सदस्यता जानी चाहिए, इनको डिबार भी करना चाहिए, इन पर पीसी एक्ट भी लगना चाहिए। विपक्ष हमलावर है और हेमंत सोरेन की सरकार डिफेंसिव मोड में। लेकिन इस मुसीबत के वक्त भी हेमंत के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। वो शिकन की लकीरों को छिपाते हुए दिखे। वैसे लाभ के पद के मामले में हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग का शिकंजा कसते ही झारखंड की मौजूदा सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। झारखंड में बीजेपी की वापसी के कयास लगाए जाने लगे हैं। तो आपको बताते हैं कि झारखंड विधानसभा का अंक गणित फिलहाल क्या कहता है। मौजूदा समीकरण में 81 इलेक्टेड सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 30 सदस्यों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के 18 विधायकों, राजद के 1 और सीपीआईएम के 1 विधायक के समर्थन के साथ जेएमएम के पास 50 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास निर्दलीय और आजसू के विधायकों को कुल मिलाकर 30 सीटें। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्ताधारी यूपीए के सभी विधायकों पर राज्य सरकार की पैनी नजर है। रांची के अलावा विधायकों के क्षेत्रों में भी सरकारी मशीनरी की मदद से उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि हेमंत की सदस्यता गई तो आगे क्या होगा। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तो उन्हें इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। इसके बाद 6 महीने के अंदर उन्हें दोबारा विधानसभा चुनाव जीतना होगा। अगर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प भी है। सदस्यता रद्द होने पर हेमंत सोरेन हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 32 को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है अपने विकल्प के तौर पर सबसे भरोसेमंद शख्स को मुख्यमंत्री बनाना। तो इसमें सबसे पहला नाम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का है। दूसरे और तीसरे नंबर पर जोबा मांझी और चंपई सोरेन है। दोनों सोरेन परिवार के काफी करीबी और विश्वस्त हैं। कांग्रेस ने भी इन नामों पर अभी तक किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 191(9) के 1 धारा के तहत मंत्री हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई सरकारी पट्टा व्यापार नहीं कर सकते हैं सरकार के साथ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून के तहत विधि सम्मत कार्रवाई होते हुए इनकी सदस्यता जानी चाहिए, इनको डिबार भी करना चाहिए, इन पर पीसी एक्ट भी लगना चाहिए। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को राजपाट सौंप सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब तक सक्रिय राजनीति से दूर ही रही है। वो सामाजिक कार्यक्रमों और पारिवारिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। 1976 में जन्मी कल्पना सोरेन राजनीति से दूर अभी कई व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल है। इस कारण वो राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी रही हैं। पिछले दिनों बीजेपी के कई नेताओं ने राज्यपाल के सामने ये शिकायत दर्ज कराई थी
कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को जमीन दिलाने का काम किया है। लेकिन यह भी सच है कि झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की सदस्य होने के नाते कल्पना भले ही अब तक अपना अधिकांश समय परिवार और सामाजिक कामों में बिताती रही, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू होने के कारण वो राजनीति के दांव पेच भी जानती, लिहाजा वो झारखंड की महारानी बनी तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर लाभ के पद की बात करें तो भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति सांसद या विधायक अयोग्य होगा अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन रहता है जहां से अलग से वेतन भत्ता या बाकी फायदे मिलते हो। तो आपको बता दें कि पहले भी कई लोगों की सदस्यता इस कानून को लेकर जा चुकी है। साल 2004 में जया बच्चन के साथ ऐसा ही हुआ था जब वो राज्यसभा सांसद और यूपी फिल्म विकास निगम की चेयरमैन थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जया बच्चन को अयोग्य ठहरा दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जया बच्चन को अयोग्य ठहरा दिया था। इसी के साथ साल 2006 में सोनिया गांधी भी लाभ के पद मामले में फंस चुकी हैं। उस समय यूपीए की सरकार थी और वो सांसद के साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी। लिहाजा जब ये मामला उठा तो लोकसभा से इस्तीफा देकर सोनिया को दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ा था। इसी के साथ वर्ष 2019 में आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में फजीहत झेलनी पड़ी। तब उसे 20 विधायकों पर लाभ का पद देने का आरोप झेलना पड़ा। सभी विधायकों को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, सभी विधायकों को दोबारा चुनाव भी लड़ना पड़ा। वर्ष 2021 में मणिपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। कांग्रेस ने बीजेपी के 12 विधायकों पर लाभ के पद का आरोप लगाया था। सभी आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई, लेकिन राज्यपाल ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। और आपको भी ये बताते हैं कि पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति ने रिपोर्ट पेश की। कमेटी के पास 29 फोन जमा भी कराए गए, जिनमें से 5 में मैलवेयर मिले हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि इन 5 फोन में ये मैलवेयर पेगासस की वजह से है। ऐसे में सवाल ये है कि पेगासस नहीं तो मैलवेयर से क्या जासूसी हो सकती है? पेगासस जासूसी मामले पर संसद में हंगामा करने वाले विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। पेगासस मामले की जांच के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 29 मोबाइल में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर होने की जांच की गई, उनमें किसी में भी पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं मिला। तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने संसद में हंगामे का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या राहुल गांधी अपने किए के लिए अब माफी मांगेंगे? अब देश के सामने बोलने का हमारा दिन है। क्या क्या खुराफात नहीं किया था इन लोगों ने। मेरे पास सारे कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स हैं। याद है ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया था देशद्रोह का। इन्होंने पिछले साल मॉनसून सेशन को होने नहीं दिया था, और जो रिपोर्ट आई है तो मालूम हुआ हाली 21% प्रोडक्टिविटी हुई। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आरवी रविंद्रन की निगरानी में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जांच के बाद जुलाई में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई इसी रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि टेक्निकल कमेटी को जांच के लिए 29 मोबाइल फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 मोबाइल में मैलवेयर यानी एक तरह का वायरस मिला है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता इन 5 मोबाइल में मैलवेयर पेगासस की वजह से है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये भी कहा कि इस जांच में सरकार का सहयोग नहीं मिला।